तो अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं हल्का फुल्का एक बार समरी करा दूं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या रोल है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ट्रांसफर अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। टाइम को अगर यूनिट अमाउंट है तो आई इक्वल टू क्यू दे सकते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पूछ ले तो क्यू को आप एन से भी ट्रीट कर सकते हैं। इनकेस अगर चार्ज का जो ट्रांसफर है वो किस पर डिपेंड करे? टाइम पर डिपेंड करे। अगर टाइम का फंक्शन हो, टाइम के साथ बदले, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी आप दे सकते हैं। करंट को स्केलर मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेंगे, इसको टेंसर भी कहते हैं और इसको स्केलर फॉर्म में भी ले सकते हैं। रीजन क्या है कि करंट यहाँ पर कभी वेक्टर एडिशन लॉ को फुलफिल नहीं करता, कभी इंडिविजुअली डायरेक्शन देनी पड़े करंट की तो पॉजिटिव फ्लो के अलोंग होती है करंट का डायरेक्शन और नेगेटिव फ्लो के अपोजिट होती है। फिर हम लोग रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर अगर बात करते हैं तो जब तक आप किसी वायर में, कोई भी कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर में आप देखते हैं पॉजिटिव एटम रहेंगे। कंडक्टर में हमेशा एटम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। रीजन क्या होता है? ईच एंड एवरी एटम ट्राई टू रिलीज इट्स वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को फ्री करके एटम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। तो इस चक्कर में बेटा सारे पॉजिटिव एटम्स और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किए वो इनके इंटरमीडिएट स्पेस में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस सिचुएशन में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा? जीरो, और उसका मीन डिस्प्लेसमेंट और मीन वेलोसिटी भी क्या रहेगी? जीरो। जैसे आप कोई सेल और बैटरी इंप्लीमेंट करते हैं तो बैटरी इंप्लीमेंट करने पर सबसे पहले क्या होगा? पोटेंशियल अप्लाई होगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर होगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर भी बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल की तरफ मोशन देगा। अब जैसे ही ये हाई पोटेंशियल की तरफ चलने की कोशिश करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, तो हाई पोटेंशियल की तरफ जैसे बेटा चलना स्टार्ट करेगा तो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बनेंगे। जो अदर एटम्स है, अदर आयंस है, वो क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन के रेगुलर फ्लो में ऑब्स्टेकल जनरेट करेंगे और इन ऑब्स्टेकल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस का बेसिक फंडा है। क्लियर? कोई उलझन, कोई समस्या वाली बात बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए दिमाग में, बैटरी के प्रेजेंस में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना बनेगा? फोर्स ऑन नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स बनेगा बच्चों? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज की फॉर्म में कौन है? नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो माइनस स्मॉल इंटू कैपिटल ई भी दे सकते हैं आप लोग। माइनस साइन इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आप इसे F इज इक्वल टू एम से कंपेयर करते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ओके, इसी कंडीशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ढंग से सुनिएगा। रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करेगा? अगर हम लोग ये बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ गिवन वायर। जो वायर है उसकी लेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रीज़न क्या है? जो भी इंट्रोड्यूस्ड ऑब्स्टेकल्स होंगे वो भी रेगुलर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है ये भी दिमाग में रखना। जैसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं बेटा तो क्या होगा बेटा कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, अवेलेबल एटम्स वो बढ़ेंगे तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एट लो अमाउंट ऑफ ऑब्स्टेकल्स पर। कम ऑब्स्टेकल पर आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको इस तरह से याद कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? एटम्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा, एटम्स के बीच गैप बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से जाएगा, ऐसा मत सोचना, ये गलत है तरीका। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस और किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ मटेरियल में बेसिक सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, नंबर, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। एंड फाइनली और डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर पर, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बच्चों दिमाग में रखना था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल के लिए अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते ही एटम का वाइब्रेशन बढ़ेगा और नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल रैंडम मोशन बढ़ेगा। उससे फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, कॉलिजन के चांस बढ़ जाएंगे और इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, उल्टा होता है। कंडक्टर मटेरियल के अंदर कंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, और उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं वो भी इंक्रीज होगा। ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी डिक्रीज ही होगा। याद रखेंगे बच्चों, कोई समस्या? तो बच्चों अगर इन सबको इंक्लूड करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। बेटा प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग वो होता है रॉ। यहाँ पर इस सिचुएशन में रो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं आप लोग। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, कह सकता है आर ए अपॉन एल। अब यह इसकी डिपेंडेंसी सी वहां से ट्रीट कर लो आप लोग। इनकेस अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाए, यूनिट अमाउंट हो जाए। लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन कैसा है, यूनिट अमाउंट। तो इस सिचुएशन में रो इज इक्वल टू आर हो गया। सोचिएगा अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के दोनों क्या हो, यूनिट अमाउंट हो, तो रो इज इक्वल टू आर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान देना, ढंग से सुनना बेटा, सभी अच्छे से। अब यहाँ जो भी सिचुएशन आपके सामने चल रही है इसमें देखिए रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पर है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस। बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। याद रखिएगा। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, रेजिस्टेंस किस यूनिट क्या रहेगी, ओम। और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग R इज इक्वल टू वी अपॉन आई बहुत ही कॉमन रिलेशन पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल के लिए वोल्ट और करंट के लिए एम्पियर। और वोल्ट को जूल पर कूलम लिख सकते हैं क्या, वोल्ट को V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, याद है क्या? तो वोल्ट ये जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दो। और एक एम्पियर ऑलरेडी है तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसमें अगर डायमेंशन दें तो न्यूटन इंटू मीटर के लिए m1 L2 T-2 दे सकते हैं हम लोग। अपॉन एम्पियर कितना है, A2, सेकेंड T1, तो फाइनली कितना रहा, m1 L2 T-3 A-2। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, थोड़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना रहेगा,
रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, तो सारे यूनिट्स वगैरह सब एज इट इज जाएंगे, फिर मीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पीयर स्क्वायर इंटू सेकेंड, मीटर के लिए स्क्वायर आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है। ऐसे डायमेंशन यूनिट लेंथ इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 2, तो समस्या पोटेंशियल यूनिट, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों ही कभी भी अप्लाइड पोटेंशियल और अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड नहीं करते हैं, याद रखिएगा, दोनों ही डिपेंड नहीं करेंगे, ना तो अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करेंगे ना ही करंट पर डिपेंड करेंगे, इस बात को दिमाग में रखना होगा। दोनों की बेटा कोई डायरेक्शन नहीं होती, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में कभी नहीं रहेगी। रेजिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव अमाउंट ही रहेगा, नेगेटिव में कोई ऑप्शन नहीं है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी के लिए आप लोग अपना कंडीशन दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे सुनिएगा। जैसे सपोज T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है R1, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया T2 तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ2। तो आप ये फॉर्मूला बेसिकली यूज कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और इसी सीक्वेंस में अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R1 डेल्टा टी। ये कंडीशन है जो कि आपके काम आएगी, बहुत काम आती है। इसी में अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इजीली हैंडल कर सकते हैं आप, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ओके। हाँ जी, हाँ बेटे, तो जस्ट अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, इसके फॉर्मूले में एक बार फिर से मेंशन कर दूँगा, कुछ फॉर्मूले दिखाई नहीं दे रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, सभी सुनिएगा, इधर देखिए ढंग से। T1 टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना R1, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, T2 रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर R2 और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ2, ठीक है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस अमाउंट, okay, and it is also depend on temperature difference। तो जो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोगों ने दिया अल्फा, यहाँ पर जो अल्फा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, थर्मल कोफिशिएंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, ध्यान देना। अल्फा की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या फिर पर डिग्री सेल्सियस भी आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा आर को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं, R2 माइनस R1, इसी सिचुएशन में फाइनली R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है ना। यहीं से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन R1 डेल्टा टी दे सकते हैं हम लोग। इन केस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको कुछ दिख जाए, तो सपोज मेरा R1 जो है इसको R0 और R2 को RT लिख दिया जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ओके। इस तरह ट्रीट कर लिया था कि T1 सपोज 0 ले लिया और T2 को कोई भी टेम्परेचर दे दिया T, तो R1 को R0 और R2 को RT से सिंबल दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सेकेंड थिंग, यही फॉर्मूले आपके एज इट इज स्विच कर जाएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए बात करनी हो, ρ2 इज इक्वल टू ρ1
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रॉ अपॉन रॉ 1 डेल्टा टी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो दिक्कत वाली बात नहीं था। तो चलिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रही चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं था। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसी सीक्वेंस में अगर अपन थोड़ा और आगे चले तो सुनिए बेटा, यहाँ टेम्परेचर पर डिपेंडेंस आपने मैक्सिमम ऑब्जर्व कर लिया है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस ये कि यूज़ करना आपको दिमाग में होना चाहिए कि लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना R1 और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना लिया अपन ने R2। ऐसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी आपको ट्रीट करना है, इसमें गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको अपर टेम्परेचर अपर रेजिस्टेंस देके लोअर वैल्यू पूछ ली जाए। तो कुछ बच्चे हैं गड़बड़ जो होती है उनसे नहीं मेरी गलती ये होती है कि जनरली 1 मीन्स गिवन वैल्यू, 2 मीन्स अननोन वैल्यू ले लेते हैं, तो वो चीज़ कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। ये आपको हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे दिया और लो टेम्परेचर पर पूछ लिया, तो उस समय जो R2 का वो आपको गिवन होगा, R1 पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा माइंडसेट बनना चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर जाएंगे। एक इजी क्वेश्चन में भी डिफीट खा सकते हैं, ठीक, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ बच्चों, ये थी कंडीशंस। इसके अलावा जो अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर के लिए जस्ट अब यदि आपने पढ़ा है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो उसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। क्या होती है ना, पॉजिटिव, याद रखेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें अल्फा नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज और रेजिस्टेंस डिक्रीज, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन जाए तो आपके दिमाग में सेटल होना चाहिए, ठीक है, तो परेशानी। चलिए आगे बढ़े। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बात हम लोग करते हैं, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फोर्स बना, और इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन पर थ्रस्ट बनाया। डन, पढ़ लिए सब चीज़ें आप लोगों ने। अब जैसे इलेक्ट्रॉन और थ्रस्ट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो देखिए, जब सेल और बैटरी नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो थर्मल रैंडम मोशन था, और अब जब सेल और बैटरी है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन पर एक रेगुलर मोशन सुपरपोज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है उस पर सेल और बैटरी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेगुलर मोशन सुपरपोज कर रहा है टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल एंड। तो याद कीजिए, जब तक आप सेल और बैटरी हटा देंगे तभी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तो था ही, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, ये तो पहले भी था। लेकिन अब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन था उस पर हाई पोटेंशियल की तरह रेगुलर मोशन भी सुपरपोज होगा, और इस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी मेंटेन होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिमाग में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए, यहाँ पर नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तो पहले भी था, लेकिन सेल और बैटरी अप्लाई करने पर हाई पोटेंशियल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हाई पोटेंशियल की तरफ एक रेगुलर मोशन और सुपरपोज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस सिचुएशन में नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल जो अटेम्प्ट है वो क्या होगा, Vd इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टाउ। यहाँ पर Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो कर रही है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेल और बैटरी, ठीक है, बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ वायर। और टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है पर, मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, टाइम कंजप्शन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम कंजप्शन उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर मीन रिलैक्सेशन टाइम काम आएगा, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन देना है, इसमें याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो आप इसमें वेक्टर साइन हटा सकते हैं, कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है। वेक्टर फॉर्म में दोगे तो माइनस साइन जरूर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसी कंडीशन को अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखे तो स्मॉल ई टाउ अपॉन एम और ई इज इक्वल टू वी बाय एल भी तो दे सकते हैं हम लोग। तो वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना v, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और सपोज बेटा वायर की जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ, वो कितनी ले ली मैंने, कैपिटल L। वायर की लेंथ कितनी ले ली बेटा, L, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा, स्मॉल ई अपॉन एम एज इट इज, टाउ भी एज इट इज, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने v बाई एल से रिप्लेस कर दिया है। v पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ वायर और L क्या है, वायर की लेंथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी सिचुएशन में याद रखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। अगर मैं बात करूँ आपसे स्मॉल ई और स्मॉल एम, ये दोनों तो परमानेंट कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको एक्सक्यूज नहीं। टाउ क्या, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल और उसके टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना अच्छे से। इफ nature of material and its temperature remain constant, अगर मटेरियल की नेचर और उसका टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल की नेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें इंटरनली आपको चेंज नहीं करेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, नंबर, डेंसिटी एटसेट्रा सब कांस्टेंट है, ठीक है। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या रहेगा, स्मॉल ई कांस्टेंट, स्मॉल एम कांस्टेंट और टाउ भी कांस्टेंट। स्मॉल ई, स्मॉल एम और टाउ तीनों क्या हो गए, तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख सकते हैं क्या, प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं आप इस बात को। आप सोचिए जो सेल और बैटरी, सपोज 5 वोल्ट की बैटरी आपने अटैच की, 5 की जब 7 वोल्ट या 10 वोल्ट ले लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन पर थ्रस्ट और फोर्स भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस कंडीशन में इसकी स्पीड अपने आप राइज होगी, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइड करने के लिए कांस्टेंट देते हैं मोबिलिटी और फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, याद रखिएगा बेटे। चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज को कैरी करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन है, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट है तो चार्ज कैरियर कौन हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई दे सकते हैं क्या। मोबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेल और बैटरी। अब यहीं से ध्यान दीजिए, वी डी अपॉन ई करेंगे तो स्मॉल ई टाउ अपॉन एम भी दे सकते हैं क्या, बताइए। उलझन है क्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ढंग से समझना ध्यान से। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ले, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू क्या है, फ्लो अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर हम इस वायर के लिए एक न्यू टर्म यूज करते हैं, वो होती है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा डिस्कस कर दूं आप लोगों से। स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी
ऑफ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑफ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, तो स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इंक्लूड मत कर लेना, बट अब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल n को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, याद रखिएगा। डन, तो समस्या दिक्कत नहीं। तो बच्चों बस इसी कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ढंग से सुनना। बड़ा क्यू पर फोकस करते हैं, क्यू चार्ज पर। अब क्यू क्या है, फ्लो अमाउंट ऑफ चार्ज, वायर में कितना चार्ज फ्लो हो सकता है। अब फ्लो कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वायर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो बेटा वायर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, यस। तो कैपिटल N ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, स्मॉल ई, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर n इंटू ई, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी n इंटू ई, दिमाग लगाना। अब कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, तो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, वायर का वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए अगर है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, और लेंथ कितनी है l। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, तो स्मॉल n और वॉल्यूम कितना है a इंटू l, ये तो n की वैल्यू इंटू e, ठीक है। ये तो q हो गया टोटल। अब t टाइम की बात करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दे सकते हैं क्या आप लोग, वायर को क्रॉस करने में कितना डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी कितनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू अवेलेबल है, I इज इक्वल टू, ध्यान देना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है, एन ए एल ई, और टी कितना है, एल अपॉन वी डी, ओके। फिर I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो टेंशन नहीं, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन फ्लो अमाउंट ऑफ करंट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान रखना, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए करते क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। ये बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में आती है बात, तो दिक्कत। तो जस्ट अभी हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बात कंप्लीट की है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सिस्टम है उसमें आप लोगों ने देखा वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे लेते हैं तो माइनस साइन दीजिए, और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो बेटा माइनस साइन रिमूव कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो ई को वी बाई एल से रिप्लेस कर दीजिए। फिर आपने बेटा मोबिलिटी पर बात की, फिर आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन लिया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ना नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, ये अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर कैपिटल N, और वॉल्यूम ऑफ वायर जनरली A इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। इस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनेज किया। अब इससे भी बेटा हम लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा,
कुछ और छोटा सा एक पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। I इज इक्वल टू NEAVD दिमाग में है। और जो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिख दूँ तो स्मॉल d टाउ अपॉन m l इंटू वी। तो यहाँ से v पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ml अपॉन n ई स्क्वायर a टाउ इंटू आई, लिख सकते हैं। ml डिवाइड में ट्रांसफर के मल्टीप्लाई में n ई स्क्वायर a टाउ इंटू आई। और दिमाग में रखना बेटा ये जो चीज़ आपके सामने बेटा ये ओम्स लॉ हो गया, तो v इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से आपने देखा रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह ट्रीट कर सकते हैं ml अपॉन n ई स्क्वायर a टाउ। ध्यान रखना डब्ल्यू इज नॉट ये भी अपने दिमाग में सेटल होना चाहिए। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना रहा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन लेंथ, एन नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन है, टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम। आप ये भी कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन ए टाउ। तो आप देख सकते हैं सारी डिपेंडेंसी आ चुकी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर, सब कुछ आ चुका है। इसी में अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें अपन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रॉ इज इक्वल टू कितना होता है, आर ए अपॉन एल। तो आप देख सकते हैं आर इंटू ए अपॉन एल, तो क्या रहेगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रहेगा ना, कोई दिक्कत टेंशन नहीं था। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए क्या डिपेंड किया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन टाउ। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ और क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो तभी तो आपको पढ़ा था इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक कंडीशन बेटा